नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हमारी जो पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी, लाइव क्लास चल रही थी, जिसमें न्यायपालिका की हमने 4 क्लास पढ़ ली थी। आज 5वीं है और उच्चतम न्यायालय की आज अंतिम क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लास और उच्चतम न्यायालय की पढ़ी हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय की सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसे हम PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, यानी जनहितवाद या लोकहितवाद की अवधारणा क्या है, इस चीज को आज हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है लोकहितवाद की अवधारणा है, जनहितवाद की क्या है, अवधारणा है। तो लोकहितवाद कहिए या जनहितवाद कहिए। देखिए, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है जेल में बंद है, उसका कोई परिवार का भी सदस्य नहीं है और वो इतना शिक्षित भी नहीं है कि वो जो है अपने न्यायिक अधिकारों के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सके, हाई कोर्ट जा सके। अब ऐसे व्यक्ति जो जीवन में पूरे जीवन क्या है जेल में ही रह जाएगा, तो ऐसे व्यक्तियों को भी न्याय मिल सके, इसलिए ये कहा गया कि न्याय जो है लोकहितवाद के हिसाब से, जनहितवाद के हिसाब से क्या है होना चाहिए। तो जनहितवाद में क्या है कि हम पहले क्या करते थे, जो पीड़ित होता है वही व्यक्ति क्या है न्यायपालिका जाता था और न्याय अपना लेके आता था। लेकिन मान लीजिए जो पीड़ित व्यक्ति है वो सक्षम ही नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, या फिर अन्य कारण है कि वो न्यायपालिका नहीं जा सकता, तो ऐसे में उस व्यक्ति या उस समूह के जो लोग हैं वो क्या करें, तो उनके लिए कोई दूसरा चला जाए, कोई दूसरा न्याय के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर करे। तो ऐसी अवधारणा क्या है, न्यायिक हितवाद की धारणा कहलाती है। मतलब जहां पर लोग जो हैं दूसरे के लिए क्या है न्याय लेने जाएं। तो देखिए, लोकहितवाद यानी न्याय प्रक्रिया में एक नवीन दृष्टिकोण है, नवीन अवधारणा है। पहले होता क्या था कि जो पीड़ित है वही न्यायालय जाकर क्या है न्याय मांगता था, लेकिन जो लोकहितवाद है, जनहितवाद है, इस परंपरा में क्या हुआ, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति किसी वजह से, वो चाहे निर्धन हो, अशिक्षित हो, या फिर किसी कारण की वजह से क्या है न्यायपालिका जाने में या न्याय प्राप्त करने में क्या है वंचित रह गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था लोकहितवाद के आधार पर क्या है न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार न्याय लेने के लिए क्या है न्यायपालिका जा सकती है। तो ये सोचिए कि मान लो किसी व्यक्ति ने क्या है 10-15 कैदियों को क्या है एक घर में जो है कैद कर दिया। अब उन व्यक्तियों के बारे में सूचना किसी को नहीं है, वो व्यक्ति भी बेचारे क्या है चाहकर भी क्या है न्यायपालिका नहीं जा सकते, लेकिन पड़ोसी को क्या है पता चलता है, तो पड़ोसी भी क्या है वो उनके लिए न्याय के लिए जा सकता है। यही अवधारणा लोकहितवाद की है, जिसमें बहुत सारे लोगों का हित जुड़ा हो और वो हित जो है अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी उठाया जाएगा न्यायपालिका में तो उसे स्वीकार किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है, NCERT में बड़े अच्छे से दिया है कि असम में एक युवक जो बहुत ही युवा था उसको जेल में बंद कर दिया गया और वो युवक जो है वृद्ध हो गया 60 साल तक, लेकिन अभी तक वो एक भी बार न्यायपालिका नहीं जा पाया। इसका मतलब वो शिक्षित नहीं था, वो नहीं जा पाया, उसकी तरफ से कोई और भी नहीं गया और उसे बेचारे को क्या है पूरी जिंदगी क्या है जेल में ही काटनी पड़ी। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति की कोई गलती नहीं थी उसने पूरी जिंदगी अपनी जेल में काटी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि लोकहितवाद की अवधारणा होगी तो कोई अन्य व्यक्ति भी क्या है उसके लिए न्यायपालिका जा सकता है। तो इसी अवधारणा को क्या है लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, कि जिसमें जनहित जुड़ा हो और वो जिन लोगों के साथ जुड़ा है वो न्यायपालिका जाने में समर्थ ना हो, तो कोई अन्य व्यक्ति, कोई संस्था या कोई भी अन्य जो उनके लिए न्याय मांगने जाएगा, वैसे न्याय को जो है लोकहितवाद के तहत क्या है दायर किया जाएगा, उनको लोकहितवाद की अवधारणा माना जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए, लोकहितवाद PIL है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या, ऐसे बात जिसमें लोकहित के संरक्षण के उद्देश्य से, लोकहित के संरक्षण के उद्देश्य से किसी संस्था या प्रेरित व्यक्ति द्वारा न्यायालय में ले जाए जाते हैं, वे सभी वाद क्या हैं लोकहितवाद यानी PIL कहलाते हैं।
तो किसी लोक हित को संरक्षण करने के लिए कोई व्यक्ति या संस्था जो है न्यायपालिका में जाती है तो वैसे सारे क्या है वो सब कहलाते हैं। तो आगे चलते हैं। भारत में लोकहितवाद की जो अवधारणा है, भारत में जो लोकहितवाद की अवधारणा है वो प्रारंभ कैसे हुई, उसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो उसको प्रारंभ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर जी को जाता है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ये एम लिख गया, पीएन भगवती हैं, ये पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर को जाता है। इन लोगों ने क्या है भारत में क्या है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्रारंभ किया। तो जब भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो इन दो व्यक्तियों का नाम आपके लिए जरूर आता है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने भारत में क्या है PIL जनहितवाद की अवधारणा को शामिल किया और उसको क्या है सुनवाई की। ये अवधारणा वक्त क्या है अमेरिका की है। तो अमेरिका की ये अवधारणा थी, इसको भारत में क्या है लाने का श्रेय इन दोनों न्यायाधीशों को जाता है। भारत में ये शुरू कैसे हुई, क्या ऐसा हुआ कि भारत में इसकी आवश्यकता पड़ गई? भारत में इसकी शुरुआत बिहार के भागलपुर से होती है। बिहार के भागलपुर जेल में कुछ कैदी बंद थे, जेल में रखे गए कैदियों के मामले की क्या है प्रारंभ होती है और इन जेल के इन कैदियों के लिए पुलिस आयोग के सदस्य रुस्तम जी, एक पुलिस आयोग बना था, उसके सदस्य थे रुस्तम जी। उन्हें लगा कि यार इन सभी कैदियों के लिए क्या है एक न्याय होना चाहिए और उन्होंने संपर्क किया एडवोकेट श्रीमती हिंगरोनी जी से और इन दोनों ने एक मामला उठाया अनुच्छेद 32 के तहत कि सर्वोच्च न्यायालय में कि ये लोक हित से जुड़ा मामला है, ये सभी लोगों के हितों का मामला है, कृपया करके इसमें क्या है अपना डिसीजन दीजिए, अपना न्याय दीजिए। तो इस तरीके से भारत में जो शुरुआत होती है इसकी भागलपुर से होती है, बिहार से होती है, वहाँ पर जेल में रखे कैदियों की क्या है एक प्रकरण से होती है। और जब ये अनुच्छेद 32 के तहत जाते हैं तो पीएन भगवती साहब और कृष्णा अय्यर इनको मिलते हैं और इनकी बात को वो स्वीकार करते हैं कि आप बात सही कह रहे हो। तो भारत में क्या है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद जनहितवाद की प्रारंभ होता है। न्यायमूर्ति पीएन भगवती जी ने क्या कहा कि लोकहितवाद के लिए सभी व्यक्तियों तक पहुंच आवश्यक है। उनका यह कहना था कि जो विधिक पहुंच है सभी व्यक्तियों तक होनी चाहिए। अगर लोकहितवाद अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी क्या है उच्चतम न्यायालय को बताएगा तो वो क्या है न्याय की मांग कर सकता है अन्य व्यक्तियों के लिए। तो ये उनका सबसे बड़ा था कि जो लोकहितवाद के लिए सभी व्यक्तियों की क्या है पहुंच होती है, विधिक पहुंच है, कोई भी व्यक्ति क्या है जाकर बता सकता है। इस तरीके से भारत में क्या है लोकहितवाद पीएन भगवती साहब ने प्रारंभ किया। लोकहितवाद की जो अवधारणा है उसको न्यायिक सक्रियता से जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय हो रही है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा किया न्यायपालिका ने, कुछ ऐसे मुद्दे तो उठाए जिसमें लोग जो है न्याय नहीं मिल रहा था उनको मिलने लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो बातें आपको ध्यान रखना है। अति न्यायिक सक्रियता एक होती है, एक है अति न्यायिक सक्रियता, एक है न्यायिक सक्रियता। तो यह कहा जाता है कि अति न्यायिक सक्रियता गलत है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका अन्य लोगों तक न्याय पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन अगर न्यायपालिका प्रशासन के कार्यों में दखलंदाजी करने लगे, प्रशासनिक कार्यों को करने लगे, तो हम कहेंगे कि न्यायपालिका अति सक्रिय हो गई है, उसे अति सक्रिय अति न्यायिक सक्रियता कहेंगे। लेकिन ये जो पब्लिक लिटिगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, न्यायिक सक्रियता का भाग है, यह सकारात्मक रूप से क्या है न्याय के सिद्धांत को क्या है बढ़ावा देता है। इस तरीके से क्या है लोकहितवाद की धारणा को क्या है सकारात्मक रूप मिल गया। भारत में लोकहितवाद के जो मुकदमे हैं वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में कहीं भी क्या है प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति क्या है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में लोकहितवाद के क्या है मुकदमे कर सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपको टर्म था, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम PIL कहते हैं उसको आपने समझा।
अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की 5वीं वीडियो है और 4 वीडियो आप देख चुके हैं, तो अंतिम चरण में हैं हम सुप्रीम कोर्ट के। तो उसके महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर से संबंधित हो सकते हैं उनको देखिए। भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था हिदायतुल्लाह जी, क्या नाम था? हिदायतुल्लाह जी। इन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पद ग्रहण किया था। वह मुख्य न्यायाधीश रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले पहले न्यायाधीश थे। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश ने क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है और उनका नाम था हिदायतुल्लाह, मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जी। तो ये भी आपको क्या है, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक लंबे समय तक का जो कार्यकाल की बात की जाए, सबसे अधिक लंबा समय जो है न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ जी का है। तो इसको भी आप ध्यान रखना, ये भी एक क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ क्या है, भारत में लंबे समय तक न्यायमूर्ति रहे, यानी मुख्य न्यायाधीश रहे। अब सवाल है कि कम समय तक कौन रहा, तो कम समय वाले भी देख लीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय मात्र 18 दिन तक कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति के.एन. सिंह, कमल नारायण सिंह, क्या, के.एन. सिंह। ये जो है भारत में सबसे कम समय मात्र 18 दिन मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बाद दूसरे नंबर के भी हैं न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, जिन्होंने 29 दिन तक कार्य किया। तो ये दोनों को आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ये पेपर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला न्यायमूर्ति फातिमा बीबी हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय में 33 + 1 क्या है, टोटल न्यायाधीश हैं। तो इन 33 की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश नहीं। यहां पर लिखा है महिला न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला न्यायमूर्ति फातिमा बीबी हैं। तो पहली महिला जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी कौन थी? फातिमा बीबी। इसके बाद अभी तक उच्चतम न्यायालय में 10 महिलाएं न्यायाधीश बन चुकी हैं। तो ये भी आपको फैक्ट क्या है, पता होना चाहिए। न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम साहब को देखिए। सैयद जफर इमाम साहब क्या है, सीनियरिटी के मामले में सबसे पहले नंबर पर थे, लेकिन बीमारी इन्हें लगी लकवे की बीमारी की वजह से क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश पूछा जा सकता है आपसे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो भारत के 37वें नंबर के थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के.जी. बालकृष्णन भारत के पहले दलित न्यायाधीश थे, दलित मुख्य न्यायाधीश थे, और भारत के मुख्य न्यायाधीशों की क्रम श्रृंखला में ये 37वें नंबर पर थे। तो ये भी ध्यान रखना है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई, और 1 अक्टूबर 1937 को यह स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में व्यवस्था थी कि भारत के लिए क्या है, संघीय न्यायालय बनाया जाएगा, और ये बना 1 अक्टूबर 1937 को। जब ये बना तो इस समय भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एस मॉरिस गवेयर साहब थे। तो एस मॉरिस गवेयर 1937 में, यानी 1 अक्टूबर 1937 में जब संघीय न्यायालय बना तब मुख्य न्यायाधीश थे। जब स्वतंत्र हुआ भारत, उस समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र हुआ है और उस समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे। ये भी क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जे कानिया जी क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। इस तरीके से हमने जो
न्यायपालिका का एक पार्ट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं वो पूरा कर लिया। अगले वीडियो से हम हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। तो 5 वीडियो हमने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी हैं। अब 6वीं वीडियो से हम क्या है हाई कोर्ट को पढ़ेंगे। अगर किसी को हमसे जुड़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से क्या है कनेक्ट आप हमसे हो सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप शेयर भी कर दीजिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा चाहे वो किसी भी स्टेट की हो और आईएएस, यहाँ पर आपको पॉलिटी के सवाल गलत नहीं होने वाले। तो पॉलिटी को अच्छे से समझना और उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर अच्छी लगती हैं क्लासेस तो शेयर भी कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।